Dear students, today we are going to discuss some important question based on John Galsworthy. As you know, for TGT, John Galsworthy is very important author. जॉन गॉल्सवर्दी 19th सेंचुरी से लेकर के 19th सेंचुरी के लास्ट से लेकर के आप जानते हैं जो 19वीं शताब्दी का मध्य है वहाँ तक इसको लेते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जो 19th सेंचुरी से लेकर के अब तक जिसका महत्व है और 19th सेंचुरी से लेकर के अभी तक उसका प्रापक एक बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। दैट इज 2 days ago वी डिस्कस ये जो 20th क्वेश्चन है द एल्डेस्ट सन, इस पे चर्चा की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से चलेंगे। एल्डेस्ट सन जो 1909 का एक महत्वपूर्ण प्ले है क्लास कॉन्शियसनेस पर, वर्गीय चेतना पर, और जिसमें ह्यूमन फीलिंग्स, चाहे वो प्रेम हो, इस पर डिस्कस किया गया था। ह्यूमन फीलिंग्स में जैसे प्रेम है और उसको किस प्रकार से प्रेम त्याग चाहता है, किसी भी प्रेस्टीज को बचाने के लिए, मर्यादा को कायम रखने के लिए प्रेम में त्याग, ऐसा वर्णन एल्डेस्ट सन में क्लास कॉन्शियसनेस के ऊपर आया। अब टुडे द स्किन गेम बिलोंग्स टू, अब इसका सीधा उत्तर तो आप जानते हैं, स्किन गेम ये किससे बिलोंग करता है? गाल्सवर्दी से, ये तो सबको पता है। लेकिन इसके बारे में जब आपसे पूछा जाए तो ये देखिए लेटर पार्ट का इसकी रचना है। लेटर पार्ट की रचना में गाल्सवर्दी 1919 में इसकी रचना की गई था स्किन गेम में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें प्ले जो है वो डिपिक्ट करता है क्लैश बिटवीन 2 क्लासेस, और एक न्यू रिच क्लास है और एक ऑर्डिनरी क्लास है। एक ऑनर ऑफ द इंडस्ट्री देता है और एक जो है धन को महत्व देता है, एक उद्योग परिश्रम को महत्व देता है। इसमें एक हिलक्रिस्ट पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम जो स्किन गेम रखा वो इसीलिए रखा कि गाल्सवर्दी इसमें 2 वर्गों का, एक गरीब जो ओल्ड नोबल्स हैं और दूसरे हमने बताया था जो अरिस्टोक्रेसी है, उनके बीच में न्यू रिच क्लास कह लो, दूसरा जिसमें महत्व दिया जाता है अरिस्टोक्रेसी का, और उसमें हिलक्रिस्ट, हॉर्न ब्लोअर, ये कोई व्यक्ति अभी अपने परिश्रम से ऊंचा हुआ और कोई पुश्तैनी है, उसकी बात को लेते हैं इसका एक सामान्य कथन के रूप में, सामान्य वर्णन के रूप में। तो ये स्किन गेम में ये चर्चा हुई। लेकिन इसका पहला आंसर ये तो सीधे ये 1919 का प्ले है। अब ये थोड़ी चर्चा होना जरूरी है। अब देखिए अगला प्रश्न इस PDF में द मैप करके आया है, तो मैं आपको बताना द मैप तो कोई और फिर कह रहा है बाई गाल्सवर्दीज ट्रेजेडी, तो द मॉब है, सभी लोग जान लें इसका नाम मॉब है। 1913 या 14 के उसमें इसको 14 का फर्स्ट पब्लिश जो माना जाता है 14 में, और इसमें मॉब मतलब मेंटालिटी ऑफ मॉब, मेंटालिटी ऑफ मॉब, ये ध्यान दें। इसमें आइडियलिज्म माने यथार्थवाद। देखिए एक स्टीफन मॉरल नाम का एक मॉरल पॉलिटिशियन है, उसको किस प्रकार से अपनी राष्ट्रभक्ति की बात करता है और सिंपैथी उनके लिए करता है। इसमें एक जो
आइडियलिस्ट हैं और जो कला युद्ध, और चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के संदर्भ की ये कहानी है 1913-14 की, तो कुछ लोग 13 मानते हैं, वैसे फर्स्ट पब्लिकेशन इसका 1914 माना जाता है। तो इसमें जो संघर्ष में, कलह में, युद्ध में जो विनाश होता है, जो उसको रखा गया है और कहते हैं द वार काजेज ग्रेट डिस्ट्रक्शन, द वार काजेज ग्रेट कैलामिटी, ग्रेट हैवाक, इस चीज को आइडियलिज्म पर। इसलिए द मैप बाई गाल्सवर्दी ट्रेजेडी ऑफ आइडियलिज्म इसका एप्रोप्रिएट आंसर रखा जाएगा, 1914 की रचना। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन बहुत ही सामान्य है, द जैक बार्थविक इज ए करेक्टर। तो हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि जो करेक्टर इसमें पूछे जाते हैं, तो जैक बार्थविक की चर्चा हुई थी कि ये जस्टिस का, वो सिल्वर बॉक्स का, द सिल्वर बॉक्स 1906 का आपने पढ़ा होगा कि 1906 में सिल्वर बॉक्स पहली रचना, फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी, और किस नेम से बेस्ड, ये सिल्वर बॉक्स बेस्ड ऑन द आइडिया, ऐसे आइडिया पे दैट इन मॉडर्न सोसाइटी जो कुछ देयर इज वन लव फॉर द रिच एंड अनदर लव फॉर द पुअर, ये सिल्वर बॉक्स में, इसमें जो सन ऑफ बार्थविक है, सन ऑफ बार्थविक उसका नाम है जॉन बार्थविक। तो इस प्रकार से जॉन बार्थविक एक वेल्दी मेंबर है और उसका बेटा, हाँ इसमें जैक बार्थविक है जिसको पूछ रहा है। तो इस प्रकार से जॉन बार्थविक का बेटा सिल्वर बॉक्स, जो कि 1906 का पहला प्ले जॉन गाल्सवर्दी का। इसके पश्चात ये हो गया, फिर द सिल्वर स्पून इज ए वर्क, ये तो सीधे सीधे इसमें कुछ नहीं, सीधे सीधे गाल्सवर्दी कर दिया। उसके बाद व्हाइट मंकी इज रिटन। देखिए व्हाइट मंकी जो है, इस पे भी चर्चा हमने की थी कि व्हाइट मंकी ये जो सेकंड ट्रायलॉजी मानी गई है, सेकंड ट्रायलॉजी में, जैसे फर्स्ट ट्रायलॉजी में चर्चा हुई थी मैन ऑफ द प्रॉपर्टी पहला है, और उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट वो इंटरल्यूड है, फिर उसके बाद इन चांसरी जो है नावल है, फिर जो अगला इंटरल्यूड है अवेकनिंग, और उसके बाद ट्यूबलाइट। इसी प्रकार से सेकेंड ट्रायलॉजी की बात करते हैं। क्या किसकी बात करते हैं? सेकेंड ट्रायलॉजी में पहली नावल है द व्हाइट मंकी। ध्यान दीजिए, द व्हाइट मंकी जो है गाल्सवर्दी की, ये सेकेंड ट्रायलॉजी में द व्हाइट मंकी जो 1924, सेकेंड ट्रायलॉजी जिसको मॉडर्न कॉमेडी के रूप में जाना गया, उसकी मॉडर्न कॉमेडी की पहली रचना है द व्हाइट मंकी। व्हाइट मंकी, फिर उसके बाद सिल्वर स्पून, व्हाइट मंकी हो गया, बताया था आप लोगों को 1924 की। और इसी श्रृंखला में इन्हीं तीन ट्रायलॉजी का मतलब तीन नावल जो थे और इंटरल्यूड उसमें समाविष्ट दो, तो ये जो मॉडर्न कॉमेडी के नाम से ट्रायलॉजी जानी गई, इसमें आपको सेकेंड ट्रायलॉजी भी कहा जाता है। इसमें व्हाइट मंकी पहला 1924 का ये नावल है, और फिर सिल्वर स्पून है, द स्वान सॉन्ग है, ये बताया था आपको। ये तीन नावल हैं क्रमशः 1924, 26, 1902 साल का अंतर 1928। फिर उसके बाद एक इंटरल्यूड दो बताए थे, एक साइलेंट वूविंग और एक था पासर्स बाई। साइलेंट वूविंग 1927 का और पासर्स बाई भी हमने आपको बताया था 1900। तो ये पब्लिश हुआ 1929 में मॉडर्न कॉमेडी के रूप में। तो व्हाइट मंकी मॉडर्न कॉमेडी सेकेंड ट्रायलॉजी ऑफ गाल्सवर्थ जो 1929 में पब्लिश हुई, बल्कि व्हाइट मंकी उसकी नावल 1924 में लिखी गई, ये उसका पार्ट है। ठीक है, तो व्हाइट मंकी गाल्सवर्थ। व्हाइट मंकी ये भी समझ लो इसी प्रश्न में कि सेकेंड ट्रायलॉजी जिसका नाम मॉडर्न कॉमेडी था, फुल्ली पब्लिश हुई 1929 में,
लेकिन ये व्हाइट मंकी 1924 में लिखा गया नावल है। इसी प्रकार से अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द आइलैंड फेरिजेज ए वर्क बाई गाल्सवर्दी। देखिए द आइलैंड फेरिजेज, इस पे चर्चा मैंने कई बार की कि ये 2 बार पब्लिश हुआ, एक बार द आइलैंड फेरिसेस के नाम से, और ये आइलैंड फेरिसेस बहुत प्रारंभिक 1904 की, बाद में 1922 में ये द पिजन नाम से भी पब्लिश हुई। ये जो आइलैंड फेरिज है ये फर्स्ट नावल, आप ध्यान दें, फर्स्ट नावल पब्लिश्ड अंडर जॉन गाल्सवर्दी ने। पहले जो सीडोनिम था, जैसे जोसेलिन वगैरह सीडोनिम में, और मैंने द साइलेंस इत्यादि, ए मैन ऑफ डेवन, ये सब जो जोसेलिन वगैरह 1899 वगैरह की ये रचनाएं हैं, ये सब सीडोनिम से थी, अर्थात जॉन गाल्सवर्दी का जो पहला उपनाम था, छद्म नाम, बदला हुआ नाम वो था। बाद में ये 1904 से द आइलैंड फेरिसेस वर्क जो छपा, ये गाल्सवर्दी के नाम से था, और ये आइलैंड फेरिसेस अभी यही बता रहे हैं कि आगे 1922 में रिपब्लिश हुई बाय द नेम ऑफ पिजन। तो इसका एप्रोप्रिएट सिंपल आंसर है गाल्सवर्दी। इसके पश्चात द कंट्री हाउस इज ए वर्क। अब इसमें कंट्री हाउस वर्क, ये प्रश्न तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन आपको बता दें कंट्री हाउस जो है वो भी गाल्सवर्दी का है, और मैंने इस पे चर्चा की थी 1907 में की रचना है कंट्री हाउस, इसलिए ये इसमें इसका आंसर छोड़ दें, आप सुन जरूर लें, ये गलत ऑप्शन है, शाह, ब्रेस्ट, आर्चर और गोयस, ये गलत है, लेकिन सुन लें कंट्री हाउस 1907 की रचना है और एक नावल के रूप में। इसके बाद फ्रेटर्निटी, ये इम्पॉर्टेंट है, फ्रेटर्निटी इज रिटन बाय, आप देख रहे हैं, शाह, इब्सन, आर्चर, गाल्सवर्दी। तो जो फ्रेटर्निटी है यह बहुत महत्वपूर्ण है, और ये फ्रेटर्निटी जब पहली ट्रायलॉजी हो गई उसके बाद 1909 में इसको लिखा, और ये सेम स्टोरी जो लॉयल्टीज की है उसी पर डिपेंड करती थी। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये 1909 की है, लेकिन जो सेम हिस्ट्री लॉयल्टीज प्ले की है गाल्सवर्दी ने, जो प्रेजेंट किया है, क्लास वर्ग विभाजन, वर्ग भेद, क्लास डिवीजन, वह इसमें है। और इसमें जो अंतर बताया जाता है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन, किसके बीच में डिस्टिंक्शन बताया जाता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिच एंड पुअर, और एंड द डिस्ट्रक्शन, ये जो लाया जाता है समाज में, ब्रॉड बाई अटैक, आर्टिफिशियल जो ह्यूमन लाइफ में, अर्बन लाइफ और रूरल लाइफ, इसके बीच में जो आर्टिफिशियलिटी है वो अर्बन लाइफ में होती है, बनावटीपन, कृत्रिमता, ढोंग पाखंड, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सहजता है, सरलता है, वो रस्टिक लाइफ में होती है। और ये नावल इसका अंत कॉमेडी टाइप का, यानी बहुत एंड से हैप्पी होता है। इस नावल का 1909 फ्रेटर्निटी, जिसको गाल्सवर्दी ने लिखा, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर डी होगा। इसके पश्चात आइए हम देखते हैं अगला नावल, विच नावल ऑफ गाल्सवर्दी डिस्क्राइब हिज लव अफेयर विद मिस मार्गरेट मॉरिस। तो लव नावल के रूप में एक है द डार्क फ्लावर, और मैंने इसकी चर्चा की थी कि केवल एक नावल है, कौन सी, द डार्क फ्लावर, और ये जो डार्क फ्लावर नावल है ये एकमात्र लव नावल है, इसलिए इसको लिख लीजिए आप लोग कि डार्क फ्लावर इसका एप्रोप्रिएट आंसर, लव अफेयर। सी द पोएम नेम लेओडामिया, ये तो गलत क्वेश्चन है, इसको छोड़ दें, आ गया है पीडीएफ में, इसका कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 31 नंबर, आइए देखते हैं 31।
no, very very important, which is the only Forsyte elder who does not have children Galsworthy Forsyte saga. देखिए Forsyte saga में जो ओल्ड जॉलियन है उसके कोई औलाद नहीं थी, वो केवल लालच बस आयरने ने उसकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उससे विवाह कर लिया था। ओल्ड जॉलियन जो है उससे कोई, और इसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि जो इंटरल्यूड है मैना प्रॉपर्टी के बाद जो 1918 का है, जिसका नाम था इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट, इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट, इसमें 1918 का, इसमें गॉल्सवर्दी जब जो है एक दिखाता है कि आयरने और ओल्ड जॉनियन का वो प्रेम होता है, लेकिन वो शारीरिक रूप से अक्षम है, उसके कोई बच्चा नहीं होता, और उसका जो इसी में ये दिखाया गया कि ओल्ड जॉलियन का कोई भी बच्चा नहीं हुआ आयरने से जो एल्ड्रिस था। यद्यपि ओल्ड जॉलियन का पहला बच्चा वो जॉन था, लेकिन जो आयरने के साथ उस विवाह उससे कोई नहीं हुआ। जो सोमस फैमिली और सोमस की पत्नी थी पहले, जिसका मैन ऑफ प्रॉपर्टी में जिक्र हुआ था, तो ओल्ड जॉलियन के आयरने से कोई बच्चा नहीं हुआ। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 32, हुज एसेज वर स्कैटर्ड इन द विंड अकॉर्डिंग टू लास्ट विश गाल्सवर्दी की थी, इसलिए उसकी एसेज को, उसकी जो वो है अस्थि है उनको बिखेरने की बात कही थी कि वो बिखेर दी जाए हवा में, और ये बात उसने गाल्सवर्दी ने कहा था जब ब्रेन ट्यूमर से उसकी मृत्यु वो रहता था 31 जनवरी 1933 में हुई, और उस समय वो ग्रेव लॉज में रहता था, हैम्पस्टेड में, ग्रेव लॉज में, तो वहीं उसकी मृत्यु हुई थी, तो उसकी लास्ट विषय थी, तो इसलिए इसका आंसर सीधा हो गया गाल्सवर्दी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 33 देखें, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अंडर द स्यूडोनिम, तो मैं देखिए कुछ चीज़ें इसमें फ्रॉम द फोर विंड्स, जोसेलिन, एनाइट, द साइंस लिखा है, द साइंस कोई नहीं है, ये रॉन्ग स्पेलिंग है, इसको रॉन्ग स्पेलिंग को, मिस स्पेलिंग को ये समझ लें कि यहाँ पर जो प्रश्न होगा इसमें नाइट फ्रॉम द फोर विंड्स की हमने चर्चा की थी, जो फ्रॉम द फोर विंड्स है वो तो 1898 का है, और जोसेलिन 1899 का, ए नाइट तो बाद का एक नावल है, द साइलेंस पहले की है, इसलिए स्यूडोनिम में द साइलेंस फ्रॉम द फोर विंड्स, जोसेलिन, ये तीनों शामिल है, ए नाइट नहीं शामिल है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए नाइट। उसके पश्चात आप देखें, द सेंस ऑफ सोशल सर्विस इज द थीम ऑफ हिज ट्रायोलॉजी ऑफ गाल्सवर्दी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एंड ऑफ द चैप्टर है इसमें सेंस ऑफ सोशल सर्विस था, एंड ऑफ चैप्टर थर्ड ट्रायोलॉजी है, कौन सी ट्रायोलॉजी है, थर्ड ट्रायोलॉजी, जिसमें आपको मैं बता दूं जो 1931 से लेकर 1933 तक उसका कालखंड है, इसमें द एंड ऑफ द चैप्टर थर्ड मानी जाती है। और इसमें बताना चाहूँगा, पहले भी चर्चा की, मेड इन वेटिंग जो 1931 की नावल है, इसमें केवल 3 नावल्स हैं, इसमें इंटरल्यूड इंक्लूड नहीं है, और दूसरा है फ्लावरिंग द वाइल्डरनेस, और तीसरा है ओवर द रिवर, यानी जो पहली है जिसको आपने मेड इन वेटिंग कहा वो 1931 की है, फिर 1932 में फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, और फिर ओवर द रिवर 1933। ये 3 नावलों का संग्रह ट्रायोलॉजी एंड ऑफ द चैप्टर कहलाता है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा द एंड ऑफ द चैप्टर, ये थर्ड ट्रायोलॉजी है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 35 देखें, विच नावल ऑफ गाल्सवर्दी रिपेयर्ड एज ए प्ले ऑफ द पिजन, तो पहले चर्चा की थी। आइलैंड फेरिसिस, जो पहले आइलैंड फेरिसिस जो पहली नावल गाल्सवर्दी के नाम से 1904 में आई, उसी को 1922 में
दूसरे नेम से पिजन नाम से उसको पब्लिश किया, उसी का नाम था पिजन, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा पिजन आइलैंड फ्रेसिस। आइलैंड फ्रेसिस हो गया। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 36, मूड सॉन्ग्स एंड डॉगरल्स ऑफ गाल्सवर्दी फॉल अंडर द, तो ये मूड्स सॉन्ग्स डॉगरल्स ये गाल्सवर्दी के नावल में आपको मिलते हैं, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा नावल। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन, लेडी एडला इज ए कैरेक्टर इन गाल्सवर्दी, तो मैं बताना चाहूँगा कि लेडी एडला जो करेक्टर थी वो 4 ऑप्शन दिए हैं। ये करेक्टर 38 क्वेश्चन नंबर देखें, ये लॉयल्टीज जो थी 1922 में, लॉयल्टीज वगैरह ये लास्ट में 1921-22 माना जाता है। जो प्ले क्लैसिंग लॉयल्टीज वेरियस करेक्टर्स, लॉयल्टी टू वंस रेस, टू वंस फ्रेंड इत्यादि, एक दूसरे के प्रति स्वामी भक्ति समाज में, तो ये लेडी एडला उसकी पात्र थी, इसलिए गाल्सवर्दी के इस प्ले में 1921 के प्ले में इसको करेक्टर शामिल है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 39, आज हम लोग 39 क्वेश्चन तक देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ ट्रेजेडी ऑफ आइडियलिज्म, तो अभी देखिए पहले आया था आदर्शवाद पर कौन सा प्ले है, तो हम लोगों ने चर्चा की थी, कौन सा प्ले था, द मॉब। द मॉब जो 1914 का प्ले माना जाता है, उसमें आइडियलिज्म की बात जो मॉरल पॉलिटिशियन स्टीफन मोरे है वो एक आदर्शवाद की बात करता है राजनीति में, जिसमें नैतिक राजनीतिज्ञ है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा द मॉब। तो बाय दिस वे we have discussed near about 19 questions. Once again, I hope if you formally determined regarding preparation for TGT, ये क्वेश्चन TGT में आते हैं क्योंकि गाल्सवर्दी TGT के सिलेबस में है, इसलिए इसको खूब ध्यान से पढ़ें और जो सुनने लायक है, जो डिस्कशन है, उसको दिमाग में आत्मसात करें। It will be more beneficial regarding preparation for TGT. Thank you very much.